नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटालिस्ट में स्वागत है। और मैं हूं पंकज उत्पल। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में संधि पढ़ ली थी, हमने पिछली कक्षाओं में उपसर्ग पढ़ लिया था, हमने पिछली कक्षाओं में प्रत्यय पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज हम लोग उसके आगे चलने वाले हैं और कुछ अन्य चीज़ों को भी हम लोग क्या है समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग समास पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था, जब उपसर्ग बताया था, प्रत्यय बताया, संधि बताया था कि कुछ चारों में क्या है, कुछ समानताएं होती हैं और क्या होता है, कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने संधि में बताया था कि दो वर्णों के मेल का क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो समास क्या होता है, समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नवीन सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसा पद क्या कहलाएगा, आपका समासिक पद कहलाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाता है। ठीक है। तो समास की जो पहला अर्थ है दोस्तों, वो है संक्षिप्त या संक्षेप होता है। ठीक है। समास का तात्पर्य किससे होता है, दो शब्द हैं, उनके बीच में क्या होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हिंदी में, हिंदी मैंने जब अपभ्रंश और से हिंदी का विकास पढ़ाया था, उस क्लास में हमने आपको बताया है कि अपभ्रंश से हिंदी कैसे अलग होती है। अपभ्रंश से हिंदी अलग होती है अपने परसर्गों के द्वारा। ठीक है। उसमें जो परसर्ग अर्थात विभक्तियां जब आ जाती हैं, वो क्या करती हैं, हिंदी को अपभ्रंश से अलग कर देती हैं। तो वही चीज है दोस्तों कि ये जो अब ये परसर्ग और विभक्तियों को लोप करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। इसमें परसर्ग और विभक्तियां आपकी क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो समास मुझे लगता है दोस्तों समझ में आ गया होगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हुए एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षिप्तीकरण कहलाती है। कम से कम दो शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का क्या होता है, लक्ष्य होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दो समास विग्रह और समासिक पद, दो चीजें हैं। दो चीजें यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया है। समासिक पद क्या होता है, समास के नियमों से निर्मित समासिक शब्द कहलाता है। मतलब ऐसा शब्द जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परंतु उसमें क्या है कि समास के नियम होते हैं। अब सपोज के लिए जबरदस्ती आप किसी शब्द को निपाट देंगे तो वो कोई सही नहीं है। समास के कुछ नियम होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे समास से कौन सी भी परसर्ग आप हटाएंगे। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बनाया और हटा दिया हमने, तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है। तो समास के नियमों से निर्मित समासिक शब्द कहलाता है। इसमें इसे समस्त पद भी कहते हैं। जो दो शब्द मिले आपस में और उसके बाद जिस नए सार्थक शब्द का निर्माण हुआ दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, आपका समासिक पद कहलाएगा। समासिक पद जो होगा वो समासिक पद आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा समस्त पद कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों, जैसा मैंने पहले बताया, परसर्ग का लुप्त हो जाता है। जैसे राजपुत्र, इसका तात्पर्य क्या हुआ, राजपुत्र का राजा का पुत्र। यहां पर क्या है दोस्तों, आपका ये का आपका विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है, जो कि लोप होके बाद क्या हो जाता है, राजपुत्र हो जा रहा है। समास विग्रह, समासिक शब्दों के बीच को संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अर्थात क्या, इसको जो जिन दो शब्दों से मिला और के बीच जो विभक्ति थी उसको हम पुनः वापस ले आते हैं। प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, आपका समास विग्रह कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी जरूरी एग्जाम्पल हैं वो आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला है जैसे राजा का पुत्र, ये मतलब समास विग्रह के बाद राजा का पुत्र हुआ, देशवासी हुआ, देश के वासी, हिमालय का अलय, हिमालय हो जाता है आपका। अब जो आपके समासों का मेन नियम चलने वाला है, आप अगर ये समझ गए पूर्व पद और उत्तर पद का कॉन्सेप्ट, तो आपका समास विग्रह और समास लगभग आप समझ गए। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए कि समास में दो पद होते हैं, एक नॉर्मली दो पद होते हैं। ठीक है। इसका जो पहले पद को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट पद, और सेकंड पद आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे राजा का पुत्र है, ये तो विभक्ति हो गई, इससे कोई मतलब नहीं, ये राजा हो गया। ये जो राजा है आपका क्या है, पहला पद है, इसको क्या बोला जाएगा, पूर्व पद बोला जाएगा। ये पुत्र क्या है, उत्तर पद कहलाएगा। इन्हीं की प्रमुखता के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि ये कौन सा समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप, इन्हीं के आधार पर डिसाइड करेंगे। समानता समास क्या है आपके, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। लेकिन दोस्तों हृदय बाहिरी जब
हरदेव बावरी जी का आपने नाम सुन रखा होगा। वो क्या करते हैं कि जो आपका कर्मधारय और द्विगु हैं, इनको क्या है, तत्पुरुष समास का ही क्या मानते हैं, भेद मानते हैं। ठीक है, इनके विशेषता के आधार पर कुछ इसमें मैच करता है, इस आधार पर उन्होंने क्या किया है, इसको तत्पुरुष समास का ही भेद माना। लेकिन नॉर्मल आजकल हिंदी में 6 समास ही होते हैं। आपके अगर सिलेबस में क्वेश्चन आए तो आप ये 4 मत लगा के चले आइएगा कि समास के कितने भेद होते हैं, 4। तो क्या हो जाएगा, वो आपको 4, आपने 4 लिखा और वो आपका 0 कर देगा अगर माइनस मार्किंग है। तो अगर 1/3 तो 1/3 माइनस भी हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, 6 ही लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया पूर्व पद और उत्तर पद। अव्ययी भाव क्या होता है, उसका जो पूर्व पद होता वो आपका क्या होगा, जैसे प्रतिदिन, एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो ये अव्ययी भाव समास है इसमें। और इसमें क्या है, प्रति आपका क्या है, पूर्व पद है। ठीक है, और ये क्या है, प्रधान है। तो अव्यय में, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद दोस्तों प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद, अर्थात उत्तर पद को आप सेकंड पद भी कह सकते हैं, उसमें सेकंड पद प्रधान होता है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या है, सेम इंपॉर्टेंस होती है। द्विग में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात जिसमें संख्या दिख जाए वो आपको क्या हो जाएगा, द्विग हो जाएगा। कई बार क्या होगा दोस्तों, अभी हम लोग समझेंगे कि एग्जाम आपके सामने ऐसे मतलब एग्जाम्पल आ जाते हैं, दशानन या कोई और आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा द्विग, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व, इस टाइप में आपके सामने लगाए तो आपको क्या होगा कि, क्योंकि कई लोग क्या है कि इसे दशानन को क्या द्विग 10 मान के जिसको द्विग भी लगा देंगे, क्योंकि पद से पहला पद क्या संख्यावाचक हो गया। तो लेकिन क्या है कि कई बार हमने जैसा कि अभी बताया कि हरदेव जी ने क्या है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसका आंसर फिर आपका दूसरा सही होगा, बहुब्री सही होगा। क्यों क्यों क्योंकि ये द्विग नहीं है, क्योंकि उन्होंने तत्पुरुष का ही इसको पार्ट मान लिया है इस हिसाब से। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों शब्द के बीच में हाइफन लग जाता है, हाइफन ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं हो रही किसी को, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुब्री क्या होता है, किसी तीसरे शब्द की अगर प्रतीति होती है तो वो क्या होता है, वहां पर आपका बहुब्री समास होता है। अर्थात क्या होता है, दोनों पदों की अपेक्षा कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, किसी तीसरे की विशेषता के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशानन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाता ना, किसी एक विशेष पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। वो कौन है भैया, आपके रावण हैं, रावण जी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या है, जिस समासिक पद का पूर्व पद, जैसा मैंने पहले बताया, पहला पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो। अव्यय से मतलब क्या है, जो बनने के बाद ये हो। अव्यय आपको पता है जिसका लिंग वचन कारक पर, जिसमें क्या है, लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। प्रतिदिन वह देर से आता है, प्रतिदिन वह देर से आती है, प्रतिदिन में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, लिंग वचक कारक का कोई क्या है, प्रभाव ना पड़े, वो ऐसा क्या, वो क्या कहलाते हैं, आपने अव्यय छोटी कक्षा में पढ़ रखा होगा, नहीं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है, तो वो अव्यय कहलाता है आपका। तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इस समास में समूचा पद क्या हो जाए, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाए, जैसे प्रतिदिन, आमरण, जैसा संभव इत्यादि। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल मैटर करते हैं। प्रतिदिन, प्रथम पद क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिकूल था यहाँ पे। ठीक है, यथा संभव, यथा शब्द क्या है, प्रधान है। अनुरूप, पेट भर, आजन्म 2 बार हो गया। यथा स्थान, का मतलब क्या है, स्थान के अनुसार। आमरण, मृत्यु तक, अभूतपूर्व, जो पहले नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, अभूतपूर्व कहलाता है। इसमें क्या है, अभूत क्या है आपका, ये प्रधान हो जाएगा। निर्भय, नी आपका क्या है, प्रधान है। भय है लेकिन नी है, नी क्या है, इंपॉर्टेंट। निर्विवाद, नी इसमें भी इंपॉर्टेंट, नी इसमें भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिपल, पल, पल क्या है, प्रत्येक पल है, हर पल की बात हो रही। प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। अनुकूल, मन के अनुसार। अनुरूप, यथा समय। ठीक है, अगला चलते हैं, आप तत्पुरुष समास समझते हैं। तत्पुरुष समास में समझने वाली बात क्या है,
तत्पुरुष समास का उत्तर पद अर्थात जो दूसरा पद होता है, सेकंड पद होता है, वो दोस्तों समझ लीजिए तत्पुरुष में क्या होता है, प्रधान होता है। ऐसे समास में क्या होता है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। ये दोनों चीज अब क्या होती है, विशेषण और विशेष। अभी हमने विशेषण और विशेष वाला चैप्टर यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन जल्दी आपको वो मिल जाएगा विशेषण और विशेष। वहां पे हम लोग समझेंगे विशेषण और विशेष होता क्या है। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो जाएगा आपका विशेष, और जो विशेषता बताए वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है। अब गाय काली है, गाय की विशेषता क्या बता रहा है, काली। काली आपकी क्या हो जाएगा, विशेषण, और गाय क्या हो जाएगी आपकी, विशेष हो जाएगी। यहाँ पे आप हम लोग विशेष विशेषण पढ़ेंगे, उद्देश्य विशेषण पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग विधेय विशेषण पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, दो पार्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग क्या विशेषण वाले चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। द्वितीय पंथ के अनुसार विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ठीक है। ऐसे समास तीन प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हरदेव बाहरी ने तीन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। इसमें तो नंबर वाला मामला आपका आ जाता है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। पहला क्या है, इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिए, और संबोधन तत्पुरुष नहीं होता। बाकी आपके जितने भी होते हैं वो सब होते हैं। कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष। 21 आधार पे होते हैं। इनके बीच जो विभक्त चिन्ह होती है, विभक्त चिन्ह जैसा मैंने पहले बताया, वो जब उसका लोप होता है तो वो विभक्त चिन्ह कौन सा है, कर्म को। अगर को का लोप हो रहा होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वहां पर आपका हो जाएगा कर्म हो जाएगा। अधिकरण में पर सप्तमी, अगर में है तो वहां पर में का लोप हो रहा है, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वहां पर आपका दोस्तों अधिकरण हो जाएगा। अब सपोज करिए अपादान से अलग पंचमी है, अगर किसी से कोई अलग हो रहा है तो वहां पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा दोस्तों, अपादान। तो कैसे आप लोग पता लगाएंगे कौन सा तत्पुरुष है, ये देखेंगे विभक्ति चिन्ह क्या है। विभक्ति चिन्ह अगर आपको लग रहा है कि कर्म का है तो कर्म तत्पुरुष है, करण का है तो करण तत्पुरुष, संप्रदान का है तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान का तो अपादान तत्पुरुष, संबंध का है संबंध का की षष्ठी, तो क्या होगा आपका, वो का प्रयोग दूसरी जगह भी होता है, लेकिन ये यहाँ पर देखना होगा कि वो कैसा आपको फील दे रहा है। ठीक है, तो ये समझना होगा हमें वहाँ पर। तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जैसा मैंने पहले बताया। रचना का करने वाला रचनाकार हो जाए। कर्म, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कर्म तत्पुरुष का हम लोग समझते हैं, और कर्म तत्पुरुष है क्या। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं, सबका भक्षण करने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, ये को क्या है आपका, कर्म है। कर्म अर्थात कर्ता ने कर्म को दिया। तो ये कई बार क्या है, अगर यहाँ पे आपको कर्म तत्पुरुष ना मिलकर द्वितीय तत्पुरुष मिल जाए तो क्या होगा, आप बैठ के सोचिएगा और सर पीट लीजिएगा। तो वो मत करिएगा, क्यों, क्योंकि उसके पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इस कर्म आए भाई दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, ये आपने कक्षा 5, 6 से 7 से 8 से पढ़ते हुए आए होंगे। अगर ये भी नहीं आता तो जय हो आपकी। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें उम्मीद की जाती है आनी होनी चाहिए। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है यहाँ पर। कटफोड़वा, काट को फोड़ने वाला। काट क्या होता है, काट होता है लकड़ी। एक जंतु होता है, जीव होता है, पक्षी होता है, जो क्या लकड़ी को फोड़ता है, उसी में अपना घर बनाता है। कटफोड़वा आप लोगों को नाम सुन रखा होगा। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। को विभक्ति है, यहाँ पे भी को है, यहाँ पे भी को है। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। ग्रह को आगत, ग्रहागत। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, अर्थात किसी बात कर रहा है कुम्हार की। हम लोग कुम्हार ऐसे सीधे सीधे बोल देते हैं इसको ऐसे, लेकिन ये क्या है, कुंभकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं कारण तत्पुरुष तृतीया। इसमें कारण जो चिन्ह है से के द्वारा का लोप हो जाता है। रेखा की, रेखा से, ठीक है, इनका जब लोप हो जाता है, वो लोप हो जाए तो वहां पर कारण तत्पुरुष हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित, अर्थात जो भी रचना सूर्य रचित हो जाएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी। रोग, अब ये अपादान से अलग पंचमी अलग होता तो यहाँ पर अपादान हो जाता, लेकिन क्या है, उससे बनाया जा रहा है। यहाँ से किस अर्थों में प्रयोग हो रहा है, किन अर्थों में यहाँ प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे इसलिए क्या है, अपादान न होके करण है। ये चीज आपको समझनी है। यही चीज क्या समझना है कि से का इस्तेमाल किस अर्थ में हो रहा है। सपोज करिए से का इस्तेमाल क्या है,
किसी चीज़ को बनाने या जोड़ने के लिए हो रहा है, आप उसमें अपादान लगा दे रहे हैं, तो क्या है, नंबर उड़ाए दे रहा है। तो फिर कहेंगे अरे यार सर ने तो ये बताया था और गलत हो गया, तो ये काम नहीं होने वाला। रोग आतुर, रोग से आतुर। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कर्मवीर, कर्म से वीर। रक्त रंजित, रक्त से रंजित। जलाभिषेक, जल से अभिषेक। करुण, करुण, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ। वो करुणा से अगर अलग हो रहा होता तो अपादान हो जाता। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। अंधकार, अंधकार से युक्त। भयाकुल, भय से आकुल। पद दलित, पद से दलित। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। ठीक है, अगला चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या आ जाएगा आपका, संप्रदान में आपका आता है के लिए का लोप हो जाएगा। युद्ध की भूमि, मतलब युद्ध के लिए जो भूमि होती है उसको युद्ध भूमि कहा जाता है। रसोई घर, रसोई से जाते जो खाना बनाने के लिए होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हाथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी जिसका निर्माण किया जाए, इसमें के लिए क्या हो गया आपका दोस्तों, लोप हो जाए, इसलिए क्या है यहाँ पे आपका संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है के लिए तो पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। देवालय, देव के लिए आलय। भिक्षाटन, भिक्षा के लिए ब्राह्मण। राय, खर्च, राय के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। विधानसभा, विधान के लिए सभा। स्नानघर, स्नान के लिए घर। डाकघड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा, परीक्षा के लिए भवन। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अब अगला चलते हैं अपादान तत्पुरुष, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अपादान, अपादान तत्पुरुष क्या होता है, जब किसी से कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पर अपादान तत्पुरुष का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए क्या होता है, विभक्त चिन्ह से होता है। इससे पहले हमने करण वाले में भी सी का से का देखा था, लेकिन ये वाला से उसमें अलग है, उससे अलग है। अब जन्मांध, कर्महीन, कर्म से हीन हो गया आपका। वन रहित, वन से रहित। अन्नहीन, अन्न से हीन। जात भ्रष्ट, जात से भ्रष्ट। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देश निकाला, देश से निकाल दिया गया। जल से हीन, जल से अलग हो रहा है। गुणहीन, गुण से बिल्कुल आप बहुत गुणहीन इंसान अगर कोई कहते तो मतलब क्या, वहां पर अपादान तत्पुरुष आपका उसने इस्तेमाल कर लिया। धन से हीन, धन से अलग हो रहा है। स्वाद रहित, स्वाद से मुक्त हो रहा है। दृढ़ मुक्त, पाप मुक्त। फलहीन, भयभीत, सब में क्या है, से आपको कॉमन मिल जाएगा। तो से आपको कॉमन मिल रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, इसमें अपादान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। बस ये ऐसे समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष, का की के, जहां पर क्या है, किसी एक शब्द का दूसरे संबंध बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। इसमें देखते हैं पहला क्या है, जलयान, जल का यान। छात्रावास, छात्र का वास। संबंध ना, वास का किससे संबंध, छात्र से। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। यहां पर क्या है आपका, संबंध भी है लेकिन ये क्या है आपका, अपादान भी है। विद्याभास, विद्या का आभास, अभ्यास। ठीक है। सेनापति, सेना का पति। कन्यादान, कन्या का दान जब कहा जाता है। गंगा जल, गंगा का जल। गोपाल, गो का पालक। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार। पराधीन, पर के अधीन। आनंद रसव, आनंद का आश्रम। राजपूत, राजा का पुत्र। तो ये याद रखिए, राजा का पुत्र कौन सा हो जाएगा आपका, संबंध तत्पुरुष होगा। विद्यासागर, विद्या का सागर। ठीक है। राजाज्ञा, राज्य की आज्ञा। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। अधिकरण तत्पुरुष, में पर सप्तमी आप जान सकते हैं। में और प्राप्त का लुप्त हो जाता है। रण में धीर, क्षण में मंगूर, क्षण मंगूर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तर। आप बीती, आप पर बीती। आप जब किसी के ऊपर कोई चीज घटित हो रही होती है तो वहां पर क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो कवि एग्जाम्पल देखते रहिए तो आपका काम हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कृष्ण प्रधान, कृष्ण में प्रधान। शरणागत, शरण में आगत। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। कला से, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। शोक गमन, शोक में गमन। धर्मवीर, धर्म में वीर, जो धर्म में वीर। अगला देखते हैं कर्मधारय है, जो कि मैंने बताया जैसे कि ये तत्पुरुष के लिए भी इस्तेमाल होता है। कई बार तत्पुरुष का भी पार्ट मान लेते हैं, वो आपको नहीं मानना लेकिन। ठीक है। कर्मधारय, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद का समस्त पद समान रूप से प्रदान हो तथा विशेष विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, उनके लिंग वचन भी समान हो, वहां क्या होगा, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं। विशेष पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद, विशेषणोभय पूर्व पद, विशेष उभय पद। ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा आगे समझते हैं।
आसानी से समझो तो जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष का संबंध हो। विशेषण और विशेष के बारे में हम लोगों ने पहले समझ लिया है। उपमान और उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? जो कि अप्रकट हो और प्रधान न हो। उपमेय क्या होता है? जो प्रकट हो आपके सामने, ठीक है, जिसकी विशेषता बताया जाए। जैसे चंद्रमुख, मुख क्या हो जाएगा? उपमेय, प्रकट भी है। पहला बाद का पद दोनों प्रधान हो, उपमान और उपमेय का या विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास होता है, ठीक। जैसे अधमरा, आधा है मरा, दोनों पद प्रधान हो गया। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों से प्रिय। मृग नयनी, उपमेय उपमान के संबंध। मृग के समान है नयन। विद्यारथ, विद्या का रत्न। चंद्रबदन, चंद्र के समान हो मुख जिसका, ठीक है। यहाँ पर क्या उपमेय उपमान और उपमेय का आपको संबंध, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, उपमान और उपमेय का संबंध हो, वहां पर क्या होगा? आपका कर्मधारय संबंध समास हो जाएगा और दोनों पद प्रधान है। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, दोनों इंपॉर्टेंट हो गए आपके। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जो कंठ। महापुरुष, महान हो जो पुरुष। महाकाव्य, महान काव्य। दर्जन, दू दू और जन, दोनों क्या है आपके? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चरण कमल, चरण के समान कमल हो जिसमें कर्मधारय हो जाएगा। नरसिंह, नर में सिंह के समान। कनकलता, कनकशीलता। ये उपमान और उपमेय का आपको संबंध आपको इनमें सब में देखने के लिए मिल जाएगा। उपमान और उपमेय, जैसा मैंने पहले भी आपको ऊपर समझा दिया है। महात्मा, महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। इसी के आधार पर क्या है, जब आपने देखा होगा यार कि जो लोग उपाधियां जाया करते हैं उनमें क्या होता है? अधिकतर समासिक पद बहुत होते हैं भाई। महाराजा, जिराज, 300, 400, 500 जितना भी है, आगे जोड़ जा के विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, मतलब हद है। कई सारे समास जोड़ जोड़ के अपनी उपाधि लगा रहे हैं। परमानंद, परम है जो आनंद, दोनों पद क्या हो गए आपके? प्रधानता ले रहे हैं, ठीक है। अगला पद देखते हैं, द्विग समास। द्विग समास तो बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक है, वहां द्विग समास कहलाता है। द्विग समास दो प्रकार के होते हैं, समाहार द्विग, दूसरा होता है उपपद प्रधान द्विग समास, ठीक है दोस्तों। तो नवरात्रि, नवरात्रि का समूह। सप्तऋषि 7 है, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। अगर सपोज करिए सप्तऋषि का सप्तऋषि जहां बोल दिया गया तो इससे क्या 7 ऋषियों के बारे में घोषणा, लेकिन इसके लिए किसी तीसरा अगर पद आ जाता तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे बहुब्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुब्री आपका दोस्तों नहीं है। नवरात्रि, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार है। अष्टधातु, अष्टधातु का समाहार है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार है, ठीक है। पंचमेवा, 5 फलों का समाहार है। दोपहर, दोपहर, दोपहर का समूह है। सप्तऋषि, 7 सिंधुओं का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तिमाही, 3 माहों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। मतलब इनका सब में आप देख रहे हैं पहला पद क्या है आपका? संख्यावाची है, जिसके आधार पर हम क्या क्या है, हम ये पता कर रहे हैं कि ये द्विग समास है। इसमें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास पदार्थ, दोनों पद क्या होंगे आपके? प्रधान होंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए वह कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं दोस्तों? आपके वो होते हैं आपके द्वंद्व समास में। द्वंद्व में आपके क्या होते हैं? आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा, अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। 3 विध है, इतियेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। मतलब क्या है? जो इनको अलग करने पर क्या है, दोनों साथ में आए। मतलब जैसे माँ बाप, माँ और बाप, भाई बहन, ठीक है। दाल रोटी, इनमें क्या होता है कि दाल रोटी से क्या है, किसी तीसरे का क्या है, बोध हो जाए। मतलब दाल रोटी चलनी चाहिए। अगर दाल रोटी चलनी चाहिए मतलब क्या है कि आपका खर्चा चलना चाहिए, इससे संबंध। वहां पर क्या है? समाहार द्वंद्व होगा। वैकल्पिक द्वंद्व की दोनों में क्या है? वैकल्पिक रूप से इस्तेमाल हो रहा हो। अन्न और जल, नदी और नाले एग्जाम्पल हैं। नदी, नाले, धन दौलत। नॉर्मली क्या हो, इसमें यूजेक्शन लगा रहता है। मारपीट, आग पानी, गुण दोष, पाप पुण्य, आप पाप और पुण्य से मुक्त हैं। ऊंच नीच, आगे पीछे, देश विदेश, सुख दुख, पाप पुण्य, अपना पराया, राजा नर नारी, राजा प्रजा, छल कपट, ठंडा गर्म, राधा कृष्ण, ये सब क्या है आपके? आपके द्वंद्व समास है। क्यों? इसमें दोनों पद क्या है आपके? प्रधान है। ये बड़ी चीज है कि पहली बात तो ये आपका हाइफन दिख जाएगा और दोनों पद प्रधान होंगे। ये है आपका द्वंद्व समास को समझने की प्रक्रिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास का अपना अंतिम समास है।
हम लोगों ने यहाँ पे लगभग हर के कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल देखे हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों को कोई समस्या ना रहे। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि होता है। बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास पद में कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसमें भी बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। समझ में आ गया? मामला ये है कि दो पद हैं, उनसे मिलकर एक हमने समासिक पद बना लिया, लेकिन क्या है वो किसी तीसरे का की ओर संकेत कर रहा हो। ठीक है, हमने बोला कुछ और है, लेकिन वो क्या है किसी के और के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, नीलकंठ। नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। इस समास के पदों में कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण हो जाता है। अर्थात नीलकंठ आपको पता है किसका नाम है, अर्थात ये शिव का नाम है। तो शिव की ओर क्या है, यह संकेत कर रहा है, तो इसलिए क्या है आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अभी हमने कर्मधारय समझा था। कर्मधारय वाले में हमने क्या समझा था, आपका उपमेय और उपमान का क्या हो संबंध हो। यहाँ पर क्या उपमेय और उपमान का संबंध आपको दिख रहा है क्या नीलकंठ में, इसलिए यहाँ पर ये बहुब्रीहि है। चतुरानन, चार हो आनंद, जिसके अर्थात भगवान कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, जिसके अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज, चार है भुजा, अर्थात विष्णु। पंकज, पंक में है जो पैदा हुआ, अर्थात कमल, पंकज। ठीक है। वीणा पाणी, वीणा है कर में, जिसके अर्थात सरस्वती। आप देखते हैं ऐसे बढ़िया लेके बैठी होती हैं। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। मृत्युंजय, मृत्यु, अगर भैया रात में कहीं घूमते घूमते हो तो कोई निशाचर न समझ ले आपको, राक्षस की प्रजाति मत आइए। ठीक है। घनश्याम, घन के समान है जो, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, श्री कृष्ण। त्रिलोचन, 3 है जिसके लोचन अर्थात शिव। अब यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके दिगु भी हो सकता है। हमने यहाँ पर दिग में बताया था आपको कि क्या है संख्यावाची, परंतु क्या है कि हमें त्रिलोचन से क्या है हमें कुछ और भी ज्ञात हो रहा है, इसलिए क्या है ये बहुब्रीहि समास है। तो पहली प्रायिकता अगर एक क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, त्रि है तो त्रि को देखा आपने और तुरंत दिग को आपने बांट दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। आपको पहले अगर बहुब्रीहि दिख रहा है तो आप बहुब्रीहि को प्रायोरिटी दीजिएगा। ठीक है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली, जिसे अर्थात शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। ठीक है। और प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान हो अर्थात प्रधानमंत्री। ये आपके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल थे वो हमने देख लिया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें जो भी हो सकेगा, जो भी उसकी प्रतिक्रिया आवश्यक होगी वो दी जाएगी।